वेलकम यू ऑल गाइस वंस अगेन। आई एम अर्चना मानंदन और आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं गुप्त काल। इससे पहले हमने मौर्योत्तर काल, मौर्य काल और भी काफ़ी सारे वीडियोस, आई थिंक 16-17 वीडियोस हमने प्राचीन इतिहास से रिलेटेड कंप्लीट करके रखे हैं, जो आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए, अदरवाइज सारे के सारे एग्जाम्स के लिए ही वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो अगर उन वीडियोस को आपने अभी तक नहीं देखा है तो वन बाय वन सारे वीडियोस को देख लीजिए। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आपको इन सारे टॉपिक्स पे प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। सारे के सारे सीरीज जो है ये हम स्टार्ट कर रहे हैं 7th बीपीएससी के लिए, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आने वाले 7th बीपीएससी में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें। ये एक छोटी सी मेहनत है आपके एग्ज़ाम के लिए, ये हमारा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है। सो स्टार्ट करते हैं गुप्त काल से। पुराणों के अनुसार गुप्तों का उदय प्रयाग और साकेत के बीच संभवतः कौशाम्बी में हुआ था और गुप्त राजवंश की स्थापना लगभग 3री शताब्दी में हुई थी। श्रीगुप्त इस वंश का संस्थापक था। तो कौन संस्थापक था ये आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है। जो ईसा काल किस एज ग्रुप क्या था, आई मीन उस गुप्त पीरियड का जो एज था 240 से लेके 280 तक, ये आपको पता होना चाहिए। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम की पुत्री के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में श्रीगुप्त को गुप्त वंश का आदिराज कहा गया है। श्रीगुप्त के उत्तराधिकारी घटोत्कच गुप्त ने संभवतः 280 से लेकर 320 ईस्वी तक शासन किया था। प्रभावती गुप्त के 2 अभिलेखों में घटोत्कच गुप्त को प्रथम गुप्त राजा भी कहा गया है। नेक्स्ट लाइन है, इस वंश का तीसरा एवं प्रथम महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जो 320 ईस्वी में शासक बना। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और कुमार देवी को राज्याधिकारिणी शासिका होने के कारण महादेवी कहा गया। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की और माना जाता है कि 20 दिसंबर 318 ईस्वी अथवा 20 फरवरी 320 ईस्वी से चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत करी थी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त प्रथम का शासन अनुगंगा, प्रयाग, साकेत एवं मगध पर था और हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, एरन अभिलेख एवं रिथपुर दान शासन अभिलेख आदि से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने सबसे योग्य पुत्र समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। डॉक्टर R.C. मजुमदार के अनुसार समुद्रगुप्त के सिंहासनारोहण की तिथि जो है ये 340 से लेके 350 ईस्वी के बीच में बताई जाती है। समुद्रगुप्त एक महान विजेता था। उसने आर्यावर्त, उत्तरी भारत के 9 तथा दक्षिणापथ के 12 नरेशों को हराकर प्राचीन भारत में दूसरे अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। समुद्रगुप्त इतिहास में एशियन, नेपोलियन एवं 100 युद्धों के नायक के नाम से विख्यात है। ये पूछा जाता है कि हीरो ऑफ हंड्रेड्स बैटल की उपाधि किसको दी गई है, तो ये दी गई है समुद्रगुप्त को। प्रभावती गुप्त ने पूना प्लेट अभिलेख से ज्ञात होता है, प्रभावती गुप्त के पूना प्लेट अभिलेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त ने 1 से अधिक अश्वमेघ यज्ञ किए और अश्वमेघ यज्ञ में दान देने के लिए समुद्रगुप्त ने जो सोने के सिक्के ढलवाए उन पर अश्वमेघ पराक्रम शब्द भी उत्कीर्ण है। ओके, समुद्रगुप्त के स्वर्ण सिक्कों पर उसका वीणा बजाते हुए चित्र भी है और इससे उसके संगीत प्रेमी होने का संकेत मिलता है। सिंघल द्वीप का शासक मेघवर्ण समुद्रगुप्त का समकालीन था। उसने बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण की इजाजत मांगी थी और समुद्रगुप्त ने मेघवर्ण को अनुमति दे दी थी एवं बोध गया में महाबोधि संघाराम नामक एक बौद्ध विहार का निर्माण भी करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है। समुद्रगुप्त के गरुड़ मंगक गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा से मालूम होता है कि वह गरुड़ वाहन विष्णु का भक्त था और समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है तथा उसने विक्रमंक की उपाधि भी धारण करी थी। किसने? समुद्रगुप्त ने विक्रमंक की उपाधि धारण की थी और गरुड़ वाहन विष्णु का भक्त था। ये आपको याद रखना है।
समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जो पूछा जाता है, और इसने इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख की रचना की थी। किसने? हरिसेन ने, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। नाट्य दर्पण रामचंद्र गुणचंद्र के द्वारा और मुद्रा राक्षस एवं देवी चंद्रगुप्तम विशाख दत्त के द्वारा, हर्षचरित बाण भट्ट के द्वारा काव्य मीमांसा जिसको राजशेखर ने लिखा था, एवं राष्ट्रकूट अमोघ वर्ष के शक संवत 795 के संजान ताम्रपत्र से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पूर्व एक और गुप्त शासक रामागुप्त हुआ था जो समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी बना। गुप्त संवत जो है वो 61 के मथुरा स्तंभ अभिलेख में, गुप्त संवत 61 के मथुरा स्तंभ अभिलेख में यह कहा गया है कि गुप्त संवत 61 वर्ष या 380 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल का 5वां वर्ष था। उपरोक्त तथ्य के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के सिंहासनारोहण की तिथि जो है ये 375 ईस्वी बताई जाती है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की अंतिम तिथि जो है सांची अभिलेख में गुप्त संवत 93 उल्लेखित है, और यह वर्ष जो है ये 412 से लेके 413 तक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपको शॉर्ट पॉइंट नोट डाउन कर लेना है ताकि किसी भी एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज करके जाए। गुप्त संवत 96 या 415 ईस्वी के बिलसार अभिलेख के अनुसार उस समय कुमारगुप्त का राज्य था, और उपरोक्त तथ्य के आधार पर चंद्रगुप्त द्वितीय के निधन की तिथि जो है ये 414 ईस्वी निर्धारित की जाती है। सम्राट बनने के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। किसने? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह किससे करवाया था? तो ये वाकाटक नरेश रुद्रसेन से करवाया था, जो क्वेश्चन में आपको देखने को भी मिलता है। गुप्त काल में ही भारत से गणतंत्रों का अस्तित्व जो है वो समाप्त हो गया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने अवंती के अंतिम शक क्षत्रप का नाश किया था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त द्वितीय का साम्राज्य पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में नर्मदा नदी तट पर समस्त उत्तर भारत में फैला हुआ था, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था। महाराजा धीराज, श्री विक्रम एवं शकारी आदि उपाधि धारण की थी। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का उपासक था, जिनका वाहन गरुड़ गुप्त साम्राज्य का राज्य चिन्ह था। गुप्त सम्राट परम भागवत कहलाए, और चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये एक धर्म सहिष्णु शासक थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भारत आया था, और चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जो है चलाए गए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम 414 से लेकर 454 ईस्वी तक था इसका शासनकाल, और कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की थी। कुमारगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र स्कंदगुप्त, जो कि 455 से लेके 467 ईस्वी तक उत्तराधिकारी बना। स्कंदगुप्त ने वीरता और साहस के साथ हूनों के आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा करी थी। किसने? स्कंदगुप्त में। तो स्कंदगुप्त ने, तो अगर पूछा जाए कि किसके शासनकाल में हूनों का आक्रमण हुआ था गुप्त साम्राज्य में, तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में। स्कंदगुप्त द्वारा पर्णदत्त को सौराष्ट्र का गवर्नर नियुक्त किया गया था, और स्कंदगुप्त ने गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? तो ये था भानुगुप्त। अब हमने गुप्त वंश के बारे में देख लिया। गुप्तकालीन संस्कृति क्या है ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रशासन, क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस युग का शासन पद्धति के विषय में फाहियान के विवरण, अभिलेख एवं सिक्के, विशाख दत्त के द्वारा जो लिखित मुद्रा राक्षस है, और कालिदास ग्रंथावली एवं कामंदकीय नीतिसार आदि स्रोतों से जानकारी मिलता है। शासन के समस्त विभागों को अंतिम शक्ति राजा के हाथों में दिया गया था, और सम्राट का ज्येष्ठ पुत्र युवराज होता था जो शासन में राजा की मदद करता था। युवराजों को प्रांतपति भी बनाया जाता था, और शासन में राजा की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद थी। ये सब हमने मौर्योत्तर काल में देख रखा है। एक ही मंत्री कई विभागों का प्रधान भी होता था, और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन जो था ये एक ही साथ संधि विग्रहिक, कुमारामात्य एवं महादंड नायक
जैसे 3 पदों को संभालता था। कौन? तो हरिसेन जो था वो। राजा स्वयं मंत्री परिषद की अध्यक्षता करता था और गुप्त काल में पुरोहित को मंत्री परिषद में स्थान नहीं दिया जाता था। साम्राज्य के विभिन्न पदों पर नियुक्त राज परिवार के सदस्यों को कुमार मात्य नहीं, यहाँ पे कुमार मात्य होगा, करेक्शन कर लीजिएगा, कहा जाता था। अधिकारियों को नगद वेतन के साथ साथ भूमि अनुदान देने की भी प्रथा थी। किसको? अधिकारियों को। और सैन्य विभाग का गुप्त प्रशासन में सर्वाधिक महत्व था। सम्राट जो है ये सेनाध्यक्ष होता था और वृद्ध सम्राट के सेना की अध्यक्षता युवराज करता था। गुप्त काल में पुलिस की समुचित व्यवस्था थी एवं इसके साधारण कर्मचारियों को चाट एवं भाट कहा जाता था। पहरेदार को रक्षिन कहा जाता था। गुप्तचर विभाग काफी दक्ष एवं इसके कर्मचारी दूत कहलाते थे। और नारद स्मृति के अनुसार गुप्त काल में 4 प्रकार के न्यायालय पाए जाते थे। कौन कौन सा? तो ये कुल न्यायालय, श्रेणी न्यायालय और गुण न्यायालय, राजकीय न्यायालय। शिल्प संघों के न्यायालय शिल्पियों एवं कारीगरों के विवादों का निपटारा किया करते थे। और शासन की सुविधा के लिए गुप्त साम्राज्य को कई भुक्तियों प्रांतों में बांटा गया था। राजस्व प्रशासन 6 गुप्त लेखों से ज्ञात होता है कि इस काल में 18 प्रकार के कर प्रचलन में थे, परंतु उनके नाम वर्तमान में किसी को भी पता नहीं है। तत्कालीन साहित्य में आय के कई साधनों का विवरण है, जैसे भू राजस्व भाग, उपरी कर, उद्रंग कर, कुल उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। और ये कुल उपज का 1/6 हिस्सा लिया जाता था। और अन्य कर जैसे भोग, भूतोवात, प्रत्याय एवं वृष्टि आदि चुंगी नगरों तथा गांवों में बाहर से आने वाले माल पर चुंगी लगती थी। चुंगी जो है ये एक प्रकार का कर था। और शुल्क व्यापारियों एवं शिल्पियों से लिया जाने वाला कर जो है ये कैसा था? तो ये चुंगी कर था। आगे देखते हैं गुप्तकालीन केंद्रीय नौकरशाही। गुप्तकालीन केंद्रीय नौकरशाही के विषय में अगर कोई बात की जाए तो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ प्रमुख कर्मचारियों के पदों का जिक्र अवश्य मिलता है। जैसे गुप्त शासकों ने किसी नई व्यवस्था को जन्म नहीं दिया और पुरानी व्यवस्था को ही आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू किया। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि हमने जो मौर्योत्तर काल वाला वीडियो कंप्लीट किया उसमें काफी सारे वंश के बारे में हमने देखा है, और वही सारा चीज कैसा क्या होना चाहिए, किसको कौन सा पदभार देना चाहिए, वो हमने यहाँ पे गुप्त काल में देखा। तो ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए थे। ओके, अब यहाँ पे किसको क्या कहा जाता था वो हम देख लेते हैं। युद्ध क्षेत्र का सैनिक संचालक जो है वो महासेनापति कहलाता था। सेना के लिए आवश्यक सामग्री का प्रबंध करता क्या कहलाता था? महारण भंडागारिक कहलाता था। और महाबलाधिकृत किसको कहते थे? ये सेना छावनी एवं व्यूह संरचना विभाग का प्रधान होता था। फिर बात आती है महादंडपाशिक किसको कहते थे? तो ये पुलिस विभाग का प्रधान होता था। और युद्ध एवं न्याय संबंधी कार्य करता था कौन? तो ये महादंड नायक। साधारण सैनिक जो है ये चाट कहलाते थे और सेना की छोटी टुकड़ी जो है ये चमू कहलाती थी। नेक्स्ट देखते हैं, इस पद को धारण करने वाले का कार्य एक राजदूत का था। तो ये किसका कार्य था? तो ये महासंधि विग्रहिका का कार्य था। ये राजदूत का कार्य करता था और विनय स्थिति स्थापक या शांति एवं धर्म नीति का प्रमुख अधिकारी होता था। नेक्स्ट है भंडागाराधिकृत जो है ये राजकीय कोष का प्रधान होता था। महाअक्ष पटलिक जो है ये अभिलेख विभाग का प्रधान होता था। सर्वाध्यक्ष केंद्रीय सचिवालय की देखरेख करने वाला। महाप्रतिहार कौन होता था? ये राजप्रसाद का मुख्य रक्षक होता था। ध्रुवाधिकरण का काम क्या होता था? राज्य के कर वसूली विभाग का प्रमुख होता था ये। और गोलमिक जंगलों से राजस्व प्राप्त करने वाला पदाधिकारी। गोप जो है ये ग्रामों की देखभाल करने वाला। और कार्निक रजिस्ट्रार लेखक या लिपिक। पुस्तपाल जो है ये महाक्ष पटलिक का सहायक होता था। और अग्रहारिक जो है ये दान विभाग का प्रधान होता था। महापिलुपति जो है ये गज सेना का अध्यक्ष होता था।
महाश्रवपति जो है ये अश्वसेना का अध्यक्ष होता था। गुप्त काल में राज्य को देश अथवा राष्ट्र कहा जाता था, ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। गुप्त काल में प्रांतों की संख्या मुख्य रूप से कितनी होती थी? 8 होती थी। और गुप्त काल में भक्ति का प्रधान प्रांतपति, उपरिक महाराज अथवा गोप्ता कहलाता था। उपरोक्त सभी राज्यपालों की तरह प्रांतों में केंद्रीय शासन का प्रतिनिधित्व करते थे, माफ कीजिएगा। और भक्ति के अंतर्गत कई विषय जिले हुआ करते थे। विषय का शासक जो है ये क्या कहलाता था? तो ये कहलाता था विषयपति, और वह तन्नी युक्त भी कहलाता था। विषयपति की नियुक्ति प्रांतपति करता था और केंद्रीय शासन से उसका कोई संबंध नहीं था। विषयपति की सहायता के लिए स्थानीय समिति रहती थी और इसमें नगर श्रेष्ठ, नगर का प्रमुख, सार्थवाह व्यापारियों का प्रमुख, प्रथम कुलिक शिल्पी संघ का प्रमुख और प्रथम कायस्थ प्रधान लिपिक सदस्य होता था। नगर प्रशासन का प्रमुख द्वांगिक कहलाता था और नगर प्रशासन में नगरपति एवं पुरपाल नामक अन्य पदाधिकारियों का भी उल्लेख मिलता है। शासन की सबसे छोटी इकाई जो है ये क्या कहलाती थी? ग्राम कहलाती थी और इसका प्रमुख ग्रामपति या महत्तर होता था। दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से ग्राम पंचायतों के अस्तित्व की जानकारी मिलती है। तो अगर पूछा जाए कि ग्राम पंचायतों के अस्तित्व की जानकारी गुप्त काल के ग्राम पंचायतों के अस्तित्व की जानकारी जो है ये कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है दामोदरपुर ताम्रपत्र अभिलेख से। ग्रामों के आय व्यय का लेखा जोखा जो है ये तलवारक नामक पदाधिकारी रखता था। और नेक्स्ट है हमारा समाज एवं अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। कौन कौन सा वर्ग था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। गुप्त काल में स्त्रियों की दशा श्रेष्ठ नहीं थी, उन्हें संपत्ति के अधिकार से अलग कर दिया गया था। ओके, और मौर्य काल में या उससे पहले हमने देखा है तो ये स्थिति अच्छी थी। गुप्त काल में बाल विवाह के प्रथा को बढ़ावा मिला था और 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है। यह तिथि गुप्त काल की है। गुप्त काल में वैश्याओं को गणिका कहा जाता था एवं वृद्ध वैश्याओं को कुट्टनी कहा जाता था। ये सारे टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इन सारे टर्म्स से एक क्वेश्चंस रहते ही हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम कायस्थ शब्द उपयोगिता के आधार पर भूमि के प्रकार का उल्लेख मिलता है। जाति के रूप में कायस्थ का उल्लेख सर्वप्रथम ओशनम स्मृति में मिलता है और गुप्तकालीन कृषि का विस्तृत वर्णन बृहद संहिता एवं अमरकोश में मिलता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लाइक क्षेत्र भूमि को कृषि योग्य भूमि कहा जाता था, वास्तु भूमि निवास योग्य भूमि होती थी, चारागाह भूमि जो है ये पशुओं के चारा के योग्य में लाई जाती थी, खिल्य जो है ये ऐसी भूमि होती थी जो जोतने योग्य नहीं होती थी, और अग्रहत जो है ये गुप्त काल में जंगली भूमि को अग्रहत कहते थे। ये क्वेश्चन 2-3 बार प्रीवियस ईयर में देखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, कृषि से संबंधित कार्यों को देखने की जिम्मेदारी किसकी होती थी? तो ये महाअक्षपटलिक की एवं कार्णिक की होती थी और इस काल में सिंचाई के लिए रहत या घटी यंत्र का प्रयोग होता था। गुप्त काल में कृषकों को कुल उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में देना पड़ता था और दशपुर, बनारस, मथुरा और कामरूप कपड़ा उत्पादन के बड़े केंद्र थे। बृहद संहिता में कम से कम 22 रत्नों का उल्लेख मिलता है और रत्नों को परखने की कला इस काल में अत्यंत विकसित थी। वात्स्यायन के कामसूत्र में इस कला को 64 कलाओं में शामिल किया गया है और जहाज निर्माण भी इस काल में एक बड़ा उद्योग था। इससे व्यापार में सहायता मिलती थी और गुप्त काल में व्यापार अत्यंत उन्नति में था। ये आपको पता होना चाहिए। और आज के इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हम देख लेते हैं जो कि श्रेणियां हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा, ये कुछ स्थल है जो कि व्यापारियों की निगम एवं शिल्पियों की श्रेणियां पूर्ववत कार्य कर रही थी, जैसे पेशावर, भरौच, उज्जैनी, बनारस,
प्रयाग, मथुरा। ये संस्थाएं बैंकों की तरह भी कार्य करती थी और इन संस्थाओं का प्रबंध जो है ये किसके द्वारा होता था, तो छोटी छोटी समितियों के द्वारा होता था जिनमें 4 से 5 मेन सदस्य होते थे। पाटलिपुत्र, वैशाली एवं ताम्रलिप्ति आदि प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। इस काल में जल एवं स्थल मार्ग द्वारा मिस्र, फारस, रोम, यूनान, लंका, वर्मा, समात्रा, तिब्बत, चीन एवं पश्चिम एशिया से व्यापार होता था। और गुप्त काल में वैष्णव भागवत धर्म की खूब उन्नति हुई थी। तो अगर पूछा जाता है कि इस काल में कौन से धर्म की उन्नति हुई थी, तो वैष्णव भागवत धर्म की। गुप्त काल में अनेक वैष्णव मंदिरों का निर्माण भी हुआ था और गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष देवगढ़ झांसी के दशावतार मंदिर से प्राप्त होता है। शैव, बौद्ध एवं जैन धर्मों को भी इस काल में प्रोत्साहन मिला था और स्थान विष्णु के 10 अवतारों में वराह एवं कृष्ण की पूजा का प्रचलन इस काल में सबसे विशेष रूप से हुआ था, सबसे अत्यधिक रूप से हुआ था। और यह भी कहा जा सकता है कि गुप्त युग के आते आते सनातन धर्म का रूप पूर्णतया निश्चित हो गया था। तो आज के इस वीडियो में हमने काफी सारी चीजें देखी हैं। आगे जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर, शिक्षा एवं साहित्य, और किसने किसकी उपासना करी, किसकी रचना करी, कलाकार जो थे, कला जो था, अजंता चित्रकारी के बारे में देखेंगे, और गुप्तकालीन में जो साइंस का अभ्युदय हुआ था वो हम इन सारी चीजों को हम देखेंगे। फिर गुप्त काल में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम 1 बाय 1 सबको प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में कोई भी कमी नजर आती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।